हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आज का पुनः एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो। और यह है हमारा लाइव क्लासेस। मैं यही आशा करूंगा कि आप सभी लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छे एवं निरंतरता से चल रहा होगा और उसी निरंतरता को बनाए रखने के लिए पुनः लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारे अध्याय नहीं बोल करके डायरेक्ट बोल देते हैं अध्याय का नाम दे दिया गया है रासायनिक बलगतिकी। इसके बारे में इंट्रोडक्शन हो चुका था लाइव क्लासेस में। आज सेकेंड है इस क्लास का, अगर हम बोलेंगे तो सेकेंड लेक्चर है। ठीक, तो जैसे कि पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अभिक्रिया का वेग या फिर दर क्या होता है, रासायनिक बलगतिकी क्या होता है, उसके अंतर्गत हम लोग किन किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो उसी के आगे आज हम लोग पुनः पढ़ने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाई तात्क्षणिक वेग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे तथा कुछ वेग समीकरण। और हम लोग जैसे कि कल पढ़े थे अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर जैसे अगर टाइम बच जाएगा तो फिर और आगे देखेंगे। ठीक, तो देर नहीं करते हैं। अगर कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे तो कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठें और साथ ही साथ अपना कमेंट के साथ एक थंबनेल जरूर कमेंट करें। देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखो टॉपिक हमने आज क्या बोला, आज है हमारा टॉपिक का नाम तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, वेग को हम लोग आर से व्यक्त करते हैं, सबको पता है। ठीक, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा मान लेते हैं कोई एक आर है, आर जो एक अभिकारक है जो एक टी उत्पाद का निर्माण करता है। अब अभिकारक है, सबको पता चल गया होगा भाई, इस पक्ष को अभिकारक ही बोलते हैं और दूसरे पक्ष को उत्पाद बोलते हैं। तो अभिकारक से उत्पाद बनने में कुछ समय लगता है कि नहीं। और हम लोगों ने देखा था उसमें समय में परिवर्तन हो रहा था। तो यहां पर देखो तात्क्षणिक बोला गया, मतलब कुछ क्षण भर। ठीक, तो कहने मतलब कुछ क्षण भर अगर परिवर्तन होता है तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे भाई एक शब्द डी, स्मॉल डी। ठीक, तो केवल यहां पर इसी स्मॉल डी का ही खेल है, बाकी ए टू जेड हर एक परिभाषा सेम टू सेम पिछला वाला ही हम लोग लिख सकते हैं भाई। जैसे कि हम लोग क्या बोलेंगे भाई, एक निश्चित समय ले लेंगे, इस पर क्या बोलेंगे, एक निश्चित समय में, समय यहां पर है। ठीक, किसी निश्चित समय में अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। 100 बात का एक बात, क्या बोला मैंने, देखो किसी एक निश्चित समय में ये अभिक्रिया है, यहां से लेकर के यहां तक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन, वेग अर्थात हो जाएगा भाई हमारा मेन आर मतलब ये आर की बात है। देखो ये आर है और ये आर है, ऐसे मानो कि आप अलग अलग आ रहा है। मान लेते हैं हम इसको ए और ये बी भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं भाई। पी क्यू भी ले सकते हैं, जो भी आपका मन, आर एस, जैसे हम यहाँ पर आर और पी लिए हैं वैसी। ठीक, एक्स और वाई भी ले सकते हैं। ठीक, जैसे मेरा चैनल का नाम है रोशन 01XYZ, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग एक्स वाई भी ले सकते हैं। एक प्रकार से हम इसको पहचानने के लिए है भाई। तो कहने का मतलब जैसे कि हमने बोला, क्या बोला कि तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं, तो निश्चित समय में, क्या बोला गया है कि निश्चित समय में अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन को ही बोला गया है क्या, तात्क्षणिक वेग। अगर हम इसका परिभाषा लिखेंगे तो इसको पहले मिटा दे रहा हूं मैं, इसी के नीचे जस्ट हम लोग परिभाषा लिखेंगे। देखो क्या बोलेंगे भाई, किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में किसका, तो अभिक्रिया का वेग, किसी निश्चित समय में अभिक्रिया का वेग में। अब देखो भाई यहां पर अभिक्रिया का वेग अगर पुस्तक में लिखा होगा अभिकारक तथा उत्पाद का वेग, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्यों, क्योंकि हम लोग इतना को पूर्ण रूप से बोलते हैं भाई अभिक्रिया। और अभिक्रिया में भाग कौन कौन लेते हैं भाई, एक पहला हमारा कार्यकर्ता होता है अभिकारक, सेकंड में हमारा कार्यकर्ता होता है उत्पाद। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि सर दूसरा परिभाषा बोला गया है या बोल रहे हैं और पुस्तक में दूसरा लिखा है, ऐसा बात नहीं है भाई। ठीक, क्योंकि देखो अभिक्रिया यही एक अभिक्रिया है और अभिक्रिया में ही भाग लेते हैं अभिकारक और उत्पाद। तो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन, बर्तन जैसा हो गया, परिवर्तन को क्या बोलते हैं भाई, तो तात्क्षणिक वेग कहते हैं।
तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ये भाई अब देखो इस पर होता क्या है, आर बराबर ही हो जाता है, जैसे कि हमने वहां पर लिखे थे डेल्टा लिखे थे, तो यहां पर हम लोग बताया भी गया है कि एक हम लोग शब्द यूज करेंगे, वह शब्द क्या है तो डी है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल डी, और स्मॉल डी के साथ साथ वेग में परिवर्तन, तो जो का त्यों ही रहेगा, ये आर का आर हो जाएगा भाई, बटे यहाँ पर डेल्टा टी था तो यहाँ पर डेल टी था। अब देखो आर किस रूप में है, इधर अभिकारक के रूप में है। सबको पता है अभिकारक माइनस में रहेगा, क्यों? क्योंकि जब अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन होगा तो अभिकारक की सांद्रता अर्थात मात्रा में कमी होगा और उत्पाद की मात्रा में वृद्धि होगा भाई, होगा कि नहीं? जैसे कि ये मान लेते हैं यहाँ पर ये 100 ग्राम है, अब 100 ग्राम हम इसका विक्रिया करा रहे हैं, लास्ट में जाएगा क्या 100 का 100 प्राप्त होगा क्या? बताओ, नहीं होगा, कुछ भाप के रूप में उड़ जाएगा। और उसके बाद फिर कितना प्राप्त होगा? 90 ग्राम। अब ये बोलोगे कि सर ये तो कम हो रहा है, बात ऐसा नहीं है भाई, शुरू में ज्यादा मात्रा में रहेगा, जब ये बनते जाएगा तो इसकी कमी होगा, होगा कि नहीं? शुरू में ही हमको उत्पाद प्राप्त हुआ था क्या? नहीं हुआ था, शुरू में हम केवल अभिकारक प्राप्त किए थे, उसके बाद फिर जब अभिक्रिया हुआ तो बढ़ते बढ़ते ये कम होगा और ये उत्पाद में वृद्धि आ जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये बराबर ही होते हैं किसके? प्लस डी। उसके बाद फिर क्या है भाई, हमारा यहाँ पर लिए थे पी, और ये हो जाएगा हमारा डी टी। बस यहाँ पर इतना ही अंतर है, केवल वहां पर हम लोग डेल्टा लिख रहे थे, यहाँ पर हम लोग डी लिखेंगे भाई। इसी को औसत वेग भी बोल देते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर जो डी है वही मेन है भाई। देखो हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, माइनस डी आर बटे डी टी। कहने मतलब आर, देखो आर इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। और क्या हम लोग लिख सकते हैं? आर बराबर प्लस डी पी बटे डी टी। मैक्सिमम हम लोग किसका यूज करेंगे? तो अभिकारक का यूज करेंगे। तो आर के स्थान पर जब हम लोग कोटि के बारे में पढ़ेंगे तो ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज होगा भाई, याद रखे रहना सब लोग, है कि नहीं? नोट्स में इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो, लिख लो भाई, ठीक? तो ये हमारा यूज होगा ही होगा आगे जैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ये हमारा होगा भाई नॉर्मल सा तात्क्षणिक वेग। अब तात्क्षणिक वेग के बाद सेकेंड इसमें दे दिया गया भाई वेग समीकरण। पहले समझ लेते हैं वेग समीकरण, समझने के पश्चात फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या? वेग अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। तो पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं, नोट से लिख लो भाई जल्दी, मैं हट दिया हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो गया? ठीक। और कमेंट जरूर किया करो भाई कि समझ में आ रहा है कि नहीं, और सब लोग कमेंट करो कि यस सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कई बच्चे लोग कमेंट करते नहीं हैं, क्योंकि मैं कमेंट नहीं देख पाता हूं इसलिए भाई, ठीक। उसके बाद हमने जैसे कि बोला नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भाई वेग समीकरण, और यह इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यह पेपर में आता है भाई, और इसी वेग समीकरण से ही हमारा जितना भी हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे वह पूर्ण रूप से बनेगा भाई। तो देखो इसमें हम लोग लेंगे भाई मैक्सिमम कोई दो अभिकारक और दो उत्पाद। जैसे कि मान लेते हैं, देखो नीचे पर समझा रहा हूं मैं क्योंकि ऊपर में परिभाषा लिखेंगे। मान लेते हैं ए प्लस बी एक क्या है? अभिकारक है, और सी प्लस डी किसका निर्माण कर रहा है? उत्पाद का निर्माण कर रहा है। ये हमारा हो गया उत्पाद और ये हमारा हो गया अभिकारक। ये ठीक। तो कहने का मतलब ये हमारा किसी अभिक्रिया में ही हो जाएगा, ये एक प्रकार से पूर्ण रूप से लेंगे तो यह अभिक्रिया हो जाएगा। और हमको वेग आर बराबर हमको एक समीकरण प्राप्त करना है, केवल उसी के बारे में बतलाना है कि एक्चुअली में ये होता क्या है। देखो भाई सबको पता है जो ए है, ए की भी कुछ मात्रा होगा, और एक प्रकार से देखेंगे तो बी की भी कुछ मात्रा होगा। उसके बाद एक टाइम आ जाएगा सी का भी कुछ मात्रा हो जाएगा, और फिर डी का भी कुछ मात्रा हो जाएगा। और यहां से यहां जा रहे हैं तो इसके मात्रा अर्थात सांद्रता में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? तो देखो हमको ये सांद्रता में परिवर्तन शब्द से यहां पर कोई मतलब नहीं है भाई, ना तो हमको यहां पर उत्पाद से कोई मतलब है, केवल हमको मतलब है तो अभिकारक से मतलब है। फिर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई सर आपने शुरू में तो अभी अभिक्रिया का वेग में दोनों पढ़ाए थे, यहाँ पर तो ऐसा मत करो भाई। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखो मैं इसको भी लिखा हूं, इसको और इसको सबको एक साथ लिखा हूं भाई, ठीक। केवल हम लोग वेग समीकरण में अभिकारक को ज्यादा इज्जत देंगे,
तो वेग हमारा समीकरण क्या बोलता है भाई, तो इसके लिए डायरेक्ट यही बोला जाता है कि जो वेग समीकरण का जो दर होता है या फिर वेग होता है अर्थात आर, वो क्या होता है भाई, अभिकारक के सांद्रता, ये ए और ये बी हो गया, अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल, गुणनफल अर्थात आपस में देख सकते हैं लोग गुणा कर रहे हैं, के क्या होते हैं भाई, तो यहां पर ये समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, तो यह समानुपाती होते हैं। क्या बोला हमने, देखो किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रता, देखो सांद्रता मतलब ये बड़ा ब्रैकेट को भी बोला जाता है भाई, पुनः मैं लिख देता हूं यहां पर, बड़ा ब्रैकेट को बोला जाता है भाई सांद्रता। ठीक, तो किसी अभिक्रिया का वेग, वेग मतलब दर, दर मतलब रेट, रेट मतलब आर से हम इसको व्यक्त करते हैं। अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। हम इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। सेकंड में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेग समीकरण, वेग समीकरण किसे कहते हैं, वह समीकरण जो किसी अभिक्रिया के दर तथा अभिकारकों के सांद्रता के मध्य संबंध बताता है, उसे क्या कहते हैं, वेग समीकरण कहते हैं। दोनों कंडीशन में हम इसको याद कर सकते हैं भाई। देखो मैं दोनों परिभाषा लिख रहा हूं। पहला परिभाषा मैंने क्या बोला कि किसी अभिक्रिया का वेग, किसी, आप लोग भी लिखो भाई इसको जल्दी, किसी, एक नहीं ना, ये किसी अभिक्रिया लिखा था मैंने, किसी अभिक्रिया का वेग, वेग मतलब ये आर की बात कर रहा है। ठीक, अभिकारकों, अभिकारकों के सांद्रता, सांद्रता अर्थात बड़ा ब्रैकेट के गुणनफल के, गुणनफल मतलब देखो आपस में दोनों गुणा कर रहे हैं, गुणनफल के क्या हो रहा है भैया, चिन्ह किसका है, तो समानुपाती होते हैं। समानुपाती, देखो होती है भी लिख सकते हो या होते हैं। ठीक, जिसे ही बोला गया है वेग समीकरण। और सेकेंड इसका परिभाषा, जैसे कि हमने क्या बोला कि वह समीकरण, वह समीकरण जो अभिक्रिया का वेग, जो अभिक्रिया का वेग तथा अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता के मध्य क्या बतलाता है, तो संबंध बताता है। ये एक प्रकार से दो परिभाषाएं हो गया भाई। जब दो परिभाषा हुआ है तो किसी में से कोई एक कोई आप लोग याद कर सकते हो, मैंने दोनों को बता दिया है। जहां तक दोनों इजी ही हैं, बस अपने अपने समझ के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो भाई, अगर हम ऊपर वाले की बात करेंगे तो ऊपर वाले के लिए समीकरण कैसा बनेगा भाई, कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो इसको मैं यहां पास लिख रहा हूं या फिर इसको मैं फिलहाल के लिए मिटा दे रहा हूं भाई। ये केवल हमको किसको याद रखना है, तो यहाँ पर अभिकारक को याद रखना है, उत्पाद से हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे कि हमने बोला कि किसी अभिक्रिया का वेग, वेग मतलब आ जाता है भाई हमारा आर, अभिकारकों के सांद्रता मतलब हमारा यहाँ पर कौन कौन सा अभिकारक था भाई, देखो हमने बनाया था ए प्लस बी सी प्लस डी, ये दोनों क्या थे भाई, अभिकारक। तो यहाँ पर ये ए आ जाता है और यहाँ पर आता है ये बी, के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। यहीं पर क्या आ जाएगा भाई, आर, मान लेते समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक शब्द के, और फिर ये क्या हो जाएगा भाई, ए और ये बी। ठीक, अब देखो यहां पर जो हमारा के है, के बराबर क्या है, तो सबको पता है ये क्या है, तो वेग स्थिरांक है। क्या है, तो यहां पर वेग स्थिरांक है भाई,
है कि नहीं। अब यह वेग स्थिरांक है तो यहां पर हमको वेग स्थिरांक का भी परिभाषा पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो जैसे कि मान लेते हैं हमारा क्या हो जाता है भाई, माना ए और बी बराबर एक बराबर एक हो जाता है और बी की सांद्रता भी बराबर एक हो जाता है। तब ये कंडीशन पर मान लेते हैं ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट है। समीकरण नंबर फर्स्ट में ए और बी के स्थान पर अगर हम लोग एक एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, आर बराबर के होगा कि नहीं बताओ, होगा ना, होगा कि नहीं बताओ भाई, आर बराबर के होगा। देखो यहां पर भी एक लिख देंगे, यहां पर भी एक, तो एक गुणा एक अर्थात एक ही हो जाएगा और के एकम के अर्थात के ही हो जाएगा। तो यहीं से हम लोग इसका परिभाषा बना सकते हैं भाई। देखो क्या बोलेंगे भाई, अभिकारकों की सांद्रता इकाई होने पर जो वेग स्थिरांक होता है वे अभिक्रिया के दर के बराबर होता है। क्या बोलेंगे भाई, अभिकारक या फिर इकाई अभिकारकों की सांद्रता पर या फिर से भी बोल सकते हैं, अभिकारक की दर वेग स्थिरांक के बराबर होता है। ठीक, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे अगर हम लिखना चाहेंगे क्या लिखेंगे भाई, देखो नीचे से मैं लिख रहा हूं के बराबर, के अर्थात वेग स्थिरांक बराबर क्या बोला हमने, इकाई अभिकारक की सांद्रता से अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का दर वेग स्थिरांक के बराबर होता है, वेग स्थिरांक के बराबर होता है। दिखाई दे रहा है ना भाई, देखो हमने क्या बोला, इकाई अभिकारक की सांद्रता से, मान लेते हैं ए बराबर हम लोग भी लिए हैं एक और बी बराबर भी एक लिए हैं, तो इकाई मतलब एक ही होता है। तो हम लोगों ने अभिक्रिया जो है ये हमारा एक अभिकारक है, तो अभिकारक की जो है क्या हो गया भाई, सांद्रता एक एक हो गया। तो इकाई अभिकारक की सांद्रता से जो हमारा अभिक्रिया का जो दर होता है वह वेग स्थिरांक के बराबर होता है। या फिर वेग स्थिरांक को पहले बोल सकते हो यहां पास, और ये दोनों को फिर यहां पास दूसरे में बोल सकते हो, इसको दूसरा मान लो इसको पहला। तो इकाई अभिकारक की सांद्रता से वेग स्थिरांक अभिक्रिया के दर के बराबर होता है, ऐसा भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। दिखाई दे रहा है ना, है कि नहीं। और एक चीज मैंने बताने यहां पर भूल गया, जो ये हमारा समीकरण है वह समीकरण को यहां पर लिख लेना भाई, ए प्लस बी सी प्लस डी अभिक्रिया सामने में लिख लेना, अभिक्रिया से, ये इसको मैं बताना भूल गया भाई, साइड में ऐसे लिख लेना, उसके बाद फिर यहां से चालू कर लेना भाई। ठीक, तो ये भी होगा भाई। देखो ये भी पेपर में पूछा जाता है, ये तो ऑटोमेटिक पेपर में पूछा जाता है, ये आईएमपी ही है, इसको छोड़ना ही मत। और ये भी आईएमपी है, छोटे नंबर में यहाँ आता ही आता है भाई, है कि नहीं। तो अगर नोट्स बना रहे हो तो अच्छे तरीके से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, मैं साइड हट दिया हूं। ठीक, 1 2 3, वेरी गुड। अब इसको मिटा देते हैं भाई। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। तब तक आप लोग अच्छे तरीके से इसको एक बार रिवीजन कर लो भाई कि एक्चुअली में ये बोल क्या रहा है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। कोई दो कारक के बारे में ज्यादा उच्चारण करेंगे, ज्यादा उल्टा पुल्टा माथा पच्ची नहीं करेंगे भाई। ठीक, देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, कहां गया मेरा चौक, ये है अभिक्रिया के वेग या दर को प्रभावित करने वाले कारक। टॉपिक बना लो भाई आप लोग भी, अभिक्रिया के दर या फिर इसी को बोलते हैं भाई वेग। ठीक, अभिक्रिया के दर या वेग को क्या करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके कारक क्या होते हैं भाई, एक लाइन से लिख लेना, निम्न होते हैं।
और निम्न में केवल हम लोग लिखेंगे भाई कोई दो ठो पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे भाई अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता। उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड में पढ़ेंगे क्या, एकदम इजी वाला पढ़ेंगे भाई, उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति। पहले हम अपना मेन हेडिंग को देख लेते हैं कि मेन हेडिंग हमारा बोल क्या रहा है। तो बोल क्या रहा है, देखो कि जो अभिक्रिया की दर, दर मतलब होता है गति, है ना भाई, जो गति होता है उसको कौन कौन प्रभावित कर सकता है, क्या किसी की उपस्थिति से प्रभावित होता है, या किसी के आने से, या किसी के रहकर जाने से प्रभावित होता है। तो ये सब के बारे में बोला गया है कि प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो इसके कारक निम्न होते हैं, हम केवल दो पढ़ रहे हैं, पुस्तक में बहुत सारा दिया गया है। ताप की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति, अभिकारकों की सांद्रता, ये सब दिया गया है, बहुत सारा दिया है कि नहीं। विकिरण की भी उपस्थिति दिया गया है। जैसे कि पहला बोला जा रहा है भाई अभिकारकों की सांद्रता। देखो सांद्रता का शब्द मतलब सब लोग को पता चल गया होगा भाई, मात्रा को ये दर्शाता है, ठीक। अब जैसे कि यहीं पर मैं अगर इसको समझा रहे हैं, मान लेते हैं कोई ए और बी एक क्या है, हमारा अभिकारक है जो सी और डी उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं भाई। अब आप लोग बताओ, जब इसकी सांद्रता जब ज्यादा रहेगा, कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब जब इसकी मात्रा ज्यादा रहेगा तो इसका गति कैसा रहेगा भाई, इसका गति भी ज्यादा रहेगा। अब जब ज्यादा गति रहेगा तो उत्पाद का भी निर्माण ज्यादा करेगा भाई, ज्यादा मात्रा में है अभिकारक तो उत्पाद का भी ज्यादा मात्रा में निर्माण होगा कि नहीं। और बाय द वे अगर कम मात्रा में होता अभिकारक तो हमारा उत्पाद भी कम मात्रा में प्राप्त होता, है कि नहीं। तो यही बोला जा रहा है भाई कि इसकी सांद्रता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो मैं बोला उसको आप लोग लिखित में भी लिखेंगे, है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे इसमें कि अभिकारकों की सांद्रता डेस, उसके बाद फिर लिखेंगे इसमें अभिकारकों की अगर मात्रा अधिक होने से इससे गति में तीव्रता आ जाती है, अर्थात इसका वेग बढ़ जाता है, जिसके कारण हमको अधिक मात्रा में उत्पाद की प्राप्ति होती है। तथा यदि अगर इसकी सांद्रता अगर कम होती है तो गति में कमी आ जाती है, अर्थात उत्पाद की मात्रा में कमी आ जाती है। ये है भाई, है कि नहीं। अब 5 केजी, अब भाई 5 केजी चावल अगर पका रहे हैं तो कितो भी अगर ज्यादा मात्रा में एकाध अगर कुछ बाहर भी निकल गया फिर भी से 4.75 केजी तो उसमें बनेगा ही बनेगा। मान लेते हैं 200-250 ग्राम, कहने मतलब एक पाव अगर लॉस हो गया तो वैसे भी चावल में ज्यादा लॉस कहाँ होता है भाई, है कि नहीं, बाय द वे धोखा से, ठीक। और अगर पानी की बात करेंगे तो हाँ, तो पानी ऐसे गर्म कर रहे हैं भाई, अगर तो केजी नहीं, मान लेते हैं लीटर में इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, है कि नहीं, किसमें, लीटर में। तो लीटर में मान लेते हैं कुछ भाप के रूप में उड़ गया भाई, ठीक। अब ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, देखो भाई जो कण होते हैं उसके ऊपर। आप लोग खुद खाना बना करके देख लेना, कम अगर मात्रा में चावल बनाओगे तो बहुत देर में पकेगा, और अधिक मात्रा में जब चावल बनाओगे तो बहुत जल्दी पकेगा। क्यों, क्योंकि एक जो कण होते हैं या अणु होते हैं वो दूसरे को टक्कर मारते हैं, दूसरा तीसरा को ऐसे करके टक्कर मारते हुए फिर क्या होता है भाई, जल्दी खाना का निर्माण होता है। फिर कोई पदार्थ जल्दी क्या होता है भाई, गर्म हो जाता है कि नहीं। और अगर कम मात्रा में रहेगा तो फिर उसके अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, फिर जल्दी पकते नहीं है भाई। आप लोग ये सबको प्रैक्टिस घर में करोगे नहीं, फिर भी से इमेजिंग करके देख लेना। अगर आप लोग घर में अकेले हो तो खाना बना करके देख लेना, और 7-8 लोग, अगर 9-10 लोग हो तब खाना बना करके देख लेना भाई, वो भी बनेगा, लेकिन ज्यादा मात्रा में जो बनता है उनके जितना स्वादिष्ट वह नहीं होता है भाई, लेकिन यहाँ पर सब्जी की बात नहीं हो रहा भाई, ठीक। क्योंकि ज्यादा मात्रा में सब्जी बनता है तो वो भी जल्दी ही पकता है, लेकिन कम में क्या होता है उसमें चटपटा, कहने मतलब मसालेदार ज्यादा बनता है, ठीक। तो ये हो जाता है भाई हमारा किसके ऊपर, तो अभिकारकों की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड दे दिया गया उत्प्रेरक की उपस्थिति। आप सबको पता होगा 11वीं में पढ़े होंगे भाई उत्प्रेरक, है कि नहीं। एक ऐसा होशियार चंद जो खुद आता है, दूसरे को तीव्रता गति प्रदान करा देता है, लेकिन अपने आप एकदम हीरो जैसा बैठा रहता है कि नहीं। हमारे स्कूल में है भाई एक महान खलनायक, नाम नहीं बताऊंगा, केवल नाम मैं लिख देता हूं भाई। एक है, ठीक, ये है, और एक और है जिसका नाम नहीं लिख रहा हूं भाई। ये महान उपद्रव है एकदम से, है ना। ये वीडियो वो भी देखेंगे, पक्का कमेंट करेंगे, मेरे को पता है भाई। ये है, और एक और स्कूल में थे, और वो थे महान खलनायक, ठीक। दोनों द बॉयज हैं। ये एक ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास में जैसे जाते हैं एकदम से हल्ला चालू,
जैसे नहीं, और अपने आप ये नाम नहीं लिखवाते ना, बस दूसरे को ऐसे ताका झाकी कराते हैं, फिर क्या हो जाता है भाई, एकदम से क्लास में हल्ला एकदम चालू। पढ़ाई में भी तीव्र है, ऐसा नहीं कि नहीं एकदम पढ़ाई में एकदम भाई टॉपर बच्चे हैं दोनों के दोनों। ठीक, ये क्या होते हैं, एक प्रकार से उत्प्रेरक के रूप में जाते हैं क्लास में, और जैसे क्लास में जाते हैं फिर एकदम से क्लास का जो है माहौल जैसे बोलते हैं कि एकदम अगर शांत बैठे हैं तो ये जैसे गए उसके बाद फिर एकदम चालू, काव कंजट कौआ मच्छी बाजार लग जाता है, ऐसे बोल देते हैं भाई। ठीक, तो कहने मतलब जो उत्प्रेरक की अगर उपस्थिति है, मान लेते हैं जैसे कि हमने बताया ए और बी और सी प्लस डी क्या उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं। बाय द वे अगर यहाँ पर उत्प्रेरक अगर आ गया तो उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है भाई, किसी भी अभिक्रिया में गति को बढ़ा देना। अभिक्रिया की जो गति, गति अर्थात रहता है भाई वेग, वेग या फिर उसी को बोल देते हैं भाई दर, को क्या कर देना भाई, बढ़ा देना। अगर जब इसकी उपस्थिति आता है तो ऑटोमेटिक इसमें गति क्या आता है भाई, बढ़ जाता है कि नहीं। तो ये भी क्या करता है भाई, किसी भी अभिक्रिया या दर के वेग को बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करता है कि नहीं। ये भी क्या जाता है भाई, ये दो हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख लेना कि कोई भी उत्प्रेरक जो होता है किसी भी अभिक्रिया की रासायनिक गति में वृद्धि करा देती है, अर्थात उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। बस इतना लिखना, उसके बाद फिर ये भी क्या हो जाता है, कंप्लीट। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे भाई, पहले इसको मिटा देते हैं, उसका फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बाद फिर हम लोग अब पढ़ने वाले हैं भाई अभिक्रिया की कोटि, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके फिर अभिक्रिया की कोटि के बाद फिर कुछ हम लोग पढ़ेंगे अणु संख्याता, जो कि नेक्स्ट क्लास रहेगा। अणु संख्याता के बाद फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो जाता है शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, ये सब पढ़ेंगे भाई। कुछ कोटि की इकाइयां भी देखने को मिलेगा हम लोगों को। तो ये सब देखने के लिए भाई चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। ठीक, वैसे भी मैं आशा यही रखूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब करके बैठे ही हैं। अगर नोट्स बना रहे हो तो अच्छे तरीके से नोट्स बनाते चलो भाई। देखो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, ये ठीक। तो जैसे कि अभिक्रिया की कोटि बतलाने के लिए हम लोग ना वेग समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जस्ट हमने पिछला वीडियो पढ़ा, तो अगर आप लोग को वेग समीकरण अगर क्लियर हो जाएगा तो कोटि भी आप लोग बना लोगे। जैसे कि देखो मान लेते हैं ए प्लस बी कोई सी उत्पाद का निर्माण कर रहा है। जैसे कि हमने बोला यहां पर हमारा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, केवल और केवल अभिकारक का ज्यादा इज्जत है, ना कि ये उत्पाद वगैरह का भाई। ठीक, तो अभिक्रिया की कोटि में क्या हो जाएगा भाई, मान लेते हैं यहां पर ए की सांद्रता है और यहां पर बी की भी सांद्रता है कि नहीं। तो जैसे कि यहां पर सामने में कुछ नहीं मतलब एक है, यहां पर भी कुछ नहीं मतलब कि एक ही है कि नहीं। बाय द वे मान लेते हैं यहां पर कुछ नहीं है मतलब, सॉरी, अगर यहां पर ऐसे 2a लिखा है और वहां पर क्या लिखा है भाई, एक बी लिखा है, तो कहने मतलब जो यही सामने पर बैठा है ये कहां चला जाएगा भाई, उसके घात में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, घात में चला जाएगा, है कि नहीं। तो फिर यही सब क्या हो जाएगा भाई, कोटि हो जाएगा। और जैसे अगर बी के लिए अगर सामने में एक है तो यहां पर ये आ जाएगा भाई, है कि नहीं। तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, आपस में एड हो जाएंगे, और एड होने के बाद फिर इसका कोटि क्या हो जाएगा भाई, तृतीय कोटि अभिक्रिया हो जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है भाई, जरूर बताओ मेरे को, है कि नहीं। तो ये कहता है भाई कोटि। तो जैसे कि हमने बोला कि जो ए की सांद्रता, ये हो गया ए की सांद्रता और ये हो गया बी की सांद्रता, हम इसको दोनों को क्या कराएं, यहां पर योग कराएं। क्या कराएं, योग कराएं। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता के घात, ये घात में है कि नहीं बताओ, तो अभिकारकों के सांद्रता के घात के योग को क्या कहते हैं भाई, तो अभिक्रिया की कोटि कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, तो अभिक्रिया की कोटि। देखो पुनः हम बोल रहे हैं, देखो क्या बोला गया है कि किसी अभिकारक में या फिर किसी अभिक्रिया के अभिकारकों के सांद्रता के घातों के योग को क्या बोला गया है, अभिक्रिया की कोटि बोला गया है भाई, है कि नहीं। तब जैसे हम इसका अगर परिभाषा लिखेंगे क्या हो जाएगा भाई, किसी अभिक्रिया में
किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग को क्या कह देते हैं भाई? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक, अभी फिलहाल के लिए इतना ही देखते हैं। उसके बाद फिर जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, नेक्स्ट वीडियो चलेगा, तो इसको और अच्छे डीपली पढ़ा देंगे, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि के साथ हम लोग को अणु संख्या भी अभी देखना है, उसके साथ अभी कोटि के बारे में देखना है। देखो अभी भी बता देते हैं, जो अभी हमारी अभिक्रिया की कोटि होती है निम्न प्रकार की होती है। एक हो जाता है भाई शून्य कोटि अभिक्रिया, दूसरा हो जाएगा भाई प्रथम कोटि अभिक्रिया, तीसरा हो जाएगा भाई द्वितीय कोटि अभिक्रिया, और नेक्स्ट हो जाएगा भाई तृतीय कोटि अभिक्रिया। लेकिन तृतीय का ज्यादा उच्चारण नहीं होता है, मैक्सिमम शून्य प्रथम और द्वितीय इन दोनों का उच्चारण होता है। और इसमें भी जैसे हम लोग समीकरण बनाएंगे तो शून्य और प्रथम का ज्यादा हम लोग उच्चारण करेंगे भाई, है कि नहीं? तो बस मैं तो यही इसको पहले मिटा देता हूं, उसका फिर मैं तो यही आशा करूंगा कि आप सभी लोगों का पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रहा होगा भाई। ठीक, नोट्स आप लोग अच्छे से बना रहे हो कि नहीं, इसको बस मेरे को बता देना, और अगर बना रहे हो तो अच्छे तरीके से बनाते चलो, है कि नहीं? तो आज का क्लास यहीं तक था, उसके बाद फिर पढ़ेंगे लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मेरे प्यारे बच्चे, आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को आज का हमारा शानदार टॉपिक एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और मैं तो यही आशा करूंगा कि इसी शानदार टॉपिक के साथ आप लोग भी अच्छे तरीके से इसका नोट्स बनाए होंगे भाई। ठीक, मिलते हैं फिर आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट वीडियो, नया टॉपिक, एक नया क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।